देखो, जब कोई बॉडी है ना किसी स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो मोशन के स्ट्रेट लाइन होने का कंडीशन क्या है वो सब हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन पाथ छोड़ दीजिए तो बॉडी जब मूव करेगा तो दूसरा जो पाथ एग्जिस्ट करता है दैट इज कर्व। कर्व बोलो तो बॉडी इस तरह से कोई पाथ पे चल रहा है, सही। अगर बॉडी इस पाथ पे चल रहा है, मान लो इधर है उसका वेलोसिटी और ये है उसका एक्सेलरेशन, बीच का एंगल है थीटा। तो ऐसे केस में मेरे एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है जो हमारे वेलोसिटी के साथ पैरेलल है और एक होता है जो इसी वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर। एक्सेलरेशन का ये जो दोनों कंपोनेंट है, जो एक वेलोसिटी के साथ पैरेलल और दूसरा जो हमारे वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इन दोनों का रोल अलग अलग है। कहने का मतलब ऐसा मानो कि जो आपको ए पैरेलल दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है चेंजिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, बढ़ाता है, घटाता है, जो भी होगा वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। और दूसरा जो कंपोनेंट है जिसको आप ए परपेंडिकुलर देख रहे हैं वो कहलाता है रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल। रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसका काम होता है चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यह वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलता है। तो दोनों का अपना अपना रोल है, दोनों का अपना अपना रोल है। अगर हमारे पास एक ऐसा मोशन एग्जिस्ट करे जिसमें ए परपेंडिकुलर का वैल्यू हमेशा एक सर्टेन डायरेक्शन की तरफ लगता रहे, सर्टेन डायरेक्शन कहने का मतलब जैसे सेंटर, तो वैसे केस में मोशन को आप एक खास तरीके से ले चलते हैं। अगर आपका ए परपेंडिकुलर इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, then it is centripetal acceleration। और आपको ऑलरेडी जब आप 11 का कोर्स पढ़े होंगे ना, तो इसका पूरा ऊपर एक डेरिवेशन किया गया था। बता सकते हो कि कितना होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन? बिल्कुल सही, दैट इज सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r। आप इसी को लिखते हो ओमेगा स्क्वायर आर। तो जो हमारा रेडियल, जो हमारा सेंट्रीपिटल या यूं कहो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन है, जो डायरेक्शन बदल रहा है, उसका वैल्यू हमेशा v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि अगर स्पीड बढ़ता है या घटता है तो हमारे इस रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा? सेंटर की तरफ। डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहेगा। ये मत बोलिए डायरेक्शन हमेशा एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, डायरेक्शन हमेशा वाई एक्सिस की तरफ है, ये नहीं बोलिए। आप ये बोलिए कि इसका डायरेक्शन हमेशा किधर रहेगा? सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन का ये तुम्हारे पास एक छोटा सा टर्म है, अभी आगे देखेंगे। एट सेम टाइम जो आप ए पैरेलल बोल रहे हो, जिसको आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हो, हमेशा ध्यान रखना कि ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज करता है, डीवी बाई डीटी। तो आपको अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई भी चीज डिस्कस करना है तो आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज पे ध्यान दो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज पे ध्यान दो। और अगर तुमको डायरेक्शन में कोई भी चेंजेस देखना है तो आप v स्क्वायर बाई आर या यूं कहो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा चीजों को और समझो। देखो, a tangential can be calculated by rate of change of magnitude of velocity and a radial is v square by r या ओमेगा स्क्वायर आर। कोई भी सर्कुलर मोशन हो, आप इसमें से एक एक्सेलरेशन को कभी स्विच ऑफ नहीं कर सकते। कौन?
कौन ऐसा एक्सेलरेशन है जो होगा ही होगा, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो वो जरूर होगा, सेंट्रिपिटल या रेडियल। देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका स्पीड बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो जरूर बदलेगा ना। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन जरूर बदलना है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में रखा गया है, एक कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो है जिसमें वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। बोला जाए तो बॉडी कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अच्छा, अगर ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अगर ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। लेकिन डायरेक्शन तो लगातार बदल रहा है, तो रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा, v स्क्वायर बाई आर, ओमेगा स्क्वायर आर के फॉर्म में रेडियल एक्सेलरेशन तो जरूर होगा। तो जब आप इस तरह के सर्कुलर मोशन को देखते हैं, यहां देखिए ये आपका स्पीड कांस्टेंट है, ये आपका सर्कल का सेंटर है, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। केवल एक ही एक्सेलरेशन बॉडी पे काम कर रहा है एंड दैट एक्सेलरेशन इज सेंट्रिपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन। केवल एक एक्सेलरेशन है, समझे? तो बताओ नेट एक्सेलरेशन कितना है इस केस में? एक ही एक्सेलरेशन है, तो वही नेट एक्सेलरेशन है। इस केस में अगर नेट एक्सेलरेशन कोई तुमसे पूछे तो वो बस रेडियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि टेंजेंशियल तो है नहीं। ऐसा पर्टिकुलर मोशन जिसमें बॉडी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे लगातार घूमते रहता है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन बदलता है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट। सच काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपसे अगर कोई एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले किसी भी इंस्टेंट पे, तो वो उतना ही होगा जितना इनिशियल है, क्योंकि स्पीड हमेशा सेम है। अच्छा, ऐसे केस में अगर एंगल सबटेंडेड एट सेंटर पूछे ना, तो सीधा ओमेगा को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कोई बॉडी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सस्टेन कर रहा है ऐसा, और उसका भी मालूम है। अगर भी मालूम है तो भी और ओमेगा के बीच एक छोटा सा रिलेशन होता है। ठीक है, आपको अगर छोटा छोटा पैरामीटर हम आपको ऐसे ही रिवाइज करा लेते हैं। क्या आपको याद है कि थीटा विल बी इक्वल्स टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय आर, ओमेगा विल बी इक्वल्स टू v बाई आर, और अल्फा विल बी इक्वल्स टू a बाई आर। ये एक कौन सा a होता है बताओ तो? नेट एक्सेलरेशन नहीं होता ये। a एक्चुअली है ना, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन ले रहे हो तो वो टेंजेंशियल वाला पोर्शन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन नहीं होता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आप इसको मेंशन करना चाहो तो हम लिख ही देते हैं, यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाई आर होगा। ठीक है, नाउ कभी भी अगर तुमको ओमेगा चाहिए, भी दिया है, या भी चाहिए ओमेगा दिया, यूज दिस रिलेशन। समझ में आया? तो चीजों को इस तरीके से आप क्राफ्ट इस केस में कर सकते हैं। थोड़ा यहां तक नोट करो, फिर अगला पार्ट दिखाते हैं। देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तुम अभी देखे कि वहां वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको आप स्पीड कहते हैं, वो कांस्टेंट है, केवल उसके डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है कि आपके पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसके कांस्टेंट नहीं होने की वजह से, स्पीड के कांस्टेंट नहीं होने की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, और डायरेक्शन हमेशा चेंज करने की वजह से रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो इस बार दोनों चीज सोचना होता है। मान लो इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या सेंटर की तरफ एग्जिस्ट करेगा रेडियल एक्सेलरेशन? कोई अगर चाहता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालेगा, और कोई अगर चाहता है रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना तो वो v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर का यूज करेगा, जैसा डाटा रहेगा उस हिसाब से। इस बार सोच के बताओ, क्या हमारा नेट एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है?
नहीं, इस बार नेट एक्सेलरेशन आपका इधर है, दिस इज नेट एक्सेलरेशन, ये आपका नेट एक्सेलरेशन है। तो अगर आप इस बार नेट एक्सेलरेशन के लिए जाएंगे तो रूट अंडर उसके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर दोनों होगा नेट एक्सेलरेशन। सोच के बताओ, यहां तक के डिस्कशन में छोटा छोटा पार्ट से बहुत कुछ। जब कभी भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, नेट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। नेट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल ओनली इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ट्रू। नेट एक्सेलरेशन इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ट्रू। सही है। that component of net acceleration which is directed towards center of the circle is responsible for change in direction, true, that is radial acceleration. That component of net acceleration which is towards tangent of the circle is responsible for change in magnitude of velocity which is tangential acceleration, true. तो ये सब लाइन को थोड़ा दिमाग में रखना है, आप बाइफरकेट करके चलिए। आप हर एक्सेलरेशन का, पूरा एक्सेलरेशन का एक काम नहीं है, उसका हिस्सा है, उसका कुछ हिस्सा है जो डायरेक्शन को बदलने के लिए काम आता है और कुछ हिस्सा है जो मैग्नीट्यूड को बदलता है। अब इसमें भी स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, दैट विल डिसाइड कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v के डायरेक्शन में होगा कि v के अपोजिट में। एक बार अगर स्पीड बढ़ता हुआ तुमको मोशन दिखाई दे, जैसे 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4, 5, 6, 7 लगातार स्पीड बढ़ रहा है, तो वैसे केस में याद रखना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तभी स्पीड बढ़ रहा है। और अगर कुछ ऐसा हो जिससे हम लोगों का स्पीड घट रहा है, जैसे अभी देखो तुम्हारा फैन चल रहा है, तुम इसका स्विच ऑफ कर दो तो इसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा। तो उस समय याद रखना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो हमारे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीजिंग है इस फिगर के हिसाब से। और अगर आप ऐसा फिगर बना दें कि स्पीड ऊपर है लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे है, और ये रहा हम लोग का रेडियल एक्सेलरेशन, तो याद रखना यहां मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो हम लोग का डिक्रीजिंग है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी दो हिस्सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, थोड़ा यहां तक देखो। देखो यहां तो मोशन को हमेशा है ना तुमको देख के यहां पे डिस्क्राइब करना है कि ठीक है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है लेकिन वो भी एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड, देखेंगे आगे। कुछ सर्कुलर मोशन से और इंपॉर्टेंट रिलेशन, सारा रिलेशन अब एक जगह कलेक्ट कर देते हैं ताकि आप न्यूमेरिकल में इसका है ना इजी वे से यूज करें। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि कभी भी अगर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ा तो dv/dt का सहारा लेंगे, इसी से बनाएंगे। अगर आपको रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए तो v²/r या ω²r का यूज करेंगे। अगर आपको नेट एक्सेलरेशन चाहिए तो रूट अंडर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, इसका सहारा लेना है। आगे बढ़ो, जितना भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, मतलब v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v² = u², सबको अगर तुम चाहो तो यहां यूज कर सकते हो, लेकिन एंगुलर फॉर्म में। मतलब ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। समझ पा रहे हो कौन कैसे आ रहा है? ठीक है। अगला ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। रिलेशन समझा? अच्छा, इन तीनों का यूज कब करोगे? कौन सा कंडीशन में आप इन तीनों का यूज कर सकते हैं? जब आपका अल्फा कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मत बोलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो अल्फा 0 होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, अल्फा 0। समझा? यहां पे एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए? अल्फा कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट। इन सब के अलावा कुछ छोटा छोटा रिलेशन जो अभी हम थोड़ी देर पहले लिख रहे थे कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय r, टेंजेंशियल ओमेगा इज इक्वल टू v/r, और फिर से एक बार
अल्फा 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 इक्वल्स टू टेंजेंशियल बाई आर, इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप देख पाए क्या कि अभी तक कुल मिला के सर्कुलर मोशन में 4 तरह का एक्सेलरेशन आ गया। 4। एक रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो डायरेक्शन में चेंज करता है, हमेशा उसको सेंटर की तरफ घुमाता है। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो टेंजेंशियल स्पीड, टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंजेस का रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा इन दोनों का रिजल्टेंट, जिसको आप नेट एक्सेलरेशन कहते हैं। और चौथा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सीधा इफेक्ट ओमेगा पे पड़ता है। मतलब आप जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख रहे हैं dv बाई dt, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन होगा d ओमेगा बाई dt। जैसे आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है dv बाई dt, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन है d ओमेगा बाई dt। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, और हम है ना इसको काइनेमेटिक्स वाला चीज यहां रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। कभी कभी तो सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है कि अल्फा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं है, इफ अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, क्या करोगे बोलो? बिल्कुल सही। अगर आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब तो तभी लगेगा जब आपका अल्फा कांस्टेंट है। अगर आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं है, तो जो आप काइनेमेटिक्स के लीनियर एक्सेलरेशन में पढ़े हैं ना, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो कैलकुलस का सहारा लो, बिल्कुल वही यहां लगेगा। अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं है तो अल्फा को तुम डी ओमेगा बाई डी टी लिख के, या फिर ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख सकते हो। तुमको समझ में आ रहा है कैसे लिखा जा रहा है? हम आपको एक बार रिपीट कर दे इसके कंपैरिजन में। आपको याद है a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, और आपको याद होगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स। बस उसी का कंपैरिजन कीजिए, इससे बना सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप वेलोसिटी निकालने के लिए डी थीटा बाई डी टी लगा सकते हैं। आप अगर चाहें तो आप अल्फा निकालने के लिए डी ओमेगा बाई डी टी का सहारा ले सकते हैं। तो ये सब जो कैलकुलस में तुम जनरल काइनेमेटिक्स में पढ़े हो, वो सर्कुलर मोशन में भी लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो, समझने का कोशिश करो। देयर इज 3 केसेस, 3 केस होता है। देखो 3 केस होता है, तुमको पहले न्यूमेरिकल को ऐसे डिवाइड लेकर देना होगा। या तो अल्फा 0 है, सही, या फिर आपका अल्फा कांस्टेंट है, या फिर तीसरा आपका अल्फा कांस्टेंट नहीं है। बस ये 3 चीज ना। अल्फा 0 है तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। अल्फा कांस्टेंट है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हम लोग इन सबको यूज कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक। और अगर अल्फा वेरिएबल है, प्लीज डोंट डू दैट, यूज दिस वन। कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है। समझ पाए इतना? ठीक है, इतना नोट करना है। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं यहां, इसको बनाना है, जरा गौर से देखो। if speed of body varies with time as v equals to 3t, v equals to 3t, u का वैल्यू 0 ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर, देन फाइंड। क्या निकालो? सबसे पहले फाइंड आउट करोगे, देन फाइंड। सबसे पहले फाइंड आउट करोगे ओमेगा, उसके बाद फाइंड आउट करोगे अल्फा, उसके बाद फाइंड आउट करोगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फिर फाइंड आउट करोगे टोटल एक्सेलरेशन, उसके बाद पता करोगे रेडियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। ये सब तुम t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे पता करो। चलो इतना नोट करो, इसको बनाओ।
इस गिवन के बेसिस पे जो हमारा v इक्वल्स टू 3t है, अगर हम पहला क्वेश्चन का आंसर लिखे आपसे ओमेगा पूछा गया दैट इज v बाई आर, तो आप ऐसे समझ लो कि 3t बाई रेडियस का वैल्यू कितना था वहां 4, तो आपको ओमेगा टाइम के फंक्शन में मिल गया 3t बाई 4, लेकिन आपको ओमेगा निकालना कब है? सब सारा का सारा कैलकुलेशन टाइम 5 सेकेंड्स पे करना है, तो आपके इस ओमेगा का वैल्यू हो गया 15/4 यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अगला आपसे पूछा गया कि भाई यहां से फाइंड आउट करके दिखाएं हमको अल्फा। अल्फा कैन बी राइट दैट डी ओमेगा बाई डी टी, तो आप डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा इज 3t/4, ओमेगा कितना 3t/4, इसको लगा सकते हैं। तो क्या ये अल्फा मेरा 3/4 आ रहा है? दिस इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अल्फा इतना आ गया। अब आपसे पूछा गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दो तरीका है, या तो तुम dv बाई dt से बना दो, dv बाई dt करोगे हाउ मच इट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जब तुम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखो तो उसका उसके हिसाब से यूनिट लिखो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन लिख रहे हो, अल्फा लिख रहे हो, तो उसका उसके हिसाब से लिखो, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ये चीज। अब आपसे बोला गया कि भाई नेट एक्सेलरेशन निकालिए विच इज अंडर रूट रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर और प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, लेकिन इसके लिए हम लोग को रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए, तो 5 नंबर में आपको रेडियल एक्सेलरेशन कैन बी v स्क्वायर बाई आर। v स्क्वायर का वैल्यू कितना, v है 3t और टाइम है 5, तो v का वैल्यू 15 होगा, तो यहां 15 का स्क्वायर और रेडियस है 4, तो ये दिस इज 225/4। आप आराम से इस डाटा को यहां यूज कीजिए एंड दिस कम्स टू बी अंडर रूट रेडियल एक्सेलरेशन की जगह पे 225/4 का स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जगह पे 3 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा इसी केस में फिर तुम ओमेगा स्क्वायर आर करेगा। अब हम समझाए थे तुमको प्रॉब्लम क्या है, वो वैल्यू तो रेडियन में आ रहा है ना, और तुम उसको जोड़ रहा है मीटर पर सेकंड के साथ, समझ पाए? ठीक है। आप जो ओमेगा स्क्वायर आर लगा रहे हैं वहां तो वो रेडियन में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है। और यहां पे आप जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख रहे हैं वो आप मीटर पर सेकंड में लिख रहे हैं, तो दोनों तो एक यूनिट में होना चाहिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू यूनिट एंड डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड सो ऑन, जो भी है। समझ पाए? ठीक है, ये वैल्यू आया। नाउ अगर मान लो इस केस में कोई तुमसे पूछ दे व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फाइंड आउट करना, 5 सेकंड में बोल दिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो क्या हम लोग यहां पे ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर लगा सकते हैं? ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर का यूज हम लोग कर सकते हैं इस केस में? हाँ कर सकते हैं। कारण क्या है कि जो आपका अल्फा आ रहा है वो कांस्टेंट है, 3/4 है, उसमें टाइम है ही नहीं, कहीं उसमें टाइम नहीं है। अब ओमेगा इनिशियल कितना लेंगे बोलो, देख के फिर 0 लेंगे, क्योंकि ओमेगा में जो टाइम है 3t/4, अगर टाइम 0 हम लोग पुट कर दे तो ओमेगा इनिशियल का वैल्यू कितना हो जाए 0। ये सब सोचना होगा। तो यहाँ पे थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा का वैल्यू और टाइम की जगह 5 का स्क्वायर। अल्फा कितना हो गया हम लोग का 3/4। आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। कोई तुमसे पूछ दे कि 5 सेकंड के बाद ये कितना स्पीड गेन किया, ये निकालो, तो आप फिर से वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा का वैल्यू आपका 3/4 है और टाइम की जगह 5, तो इतना ये गेन करेगा, दैट इज 15/4। तो ये बहुत सारा तरीका। अब तुम देखो ओमेगा आप दो जगह से निकाल रहे हो 5 सेकंड पर, एक इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा और एक इधर से निकाले, कहीं कहां निकाले फर्स्ट में। क्या दोनों से सेम आंसर है? तो आप जैसे चाहोगे, वहां भी 15/4 है, यहां 15/4, ठीक है, सेम आंसर। अगर कंसेप्ट ठीक है ना तो आंसर सेम ही आएगा। बात समझ गए? तो ये चीज ऐसे चलता है। थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़िए। इसमें एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जांपल,
हमेशा ध्यान रखना कि ओमेगा होता है डेल थीटा बाई डेल टी, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक्सेलरेशन हो नहीं रहा है, ठीक है, आपको ओमेगा का वैल्यू लिखना है, तो वैसे केस में आप डेल थीटा बाई डेल टी लगा दें। सोचो अगर एक साइकिल कंप्लीट किया जाए फॉर वन साइकिल, आपको रिलेशन याद है ओमेगा और टाइम पीरियड में, ओमेगा और टाइम पीरियड में, बोलो बोलो 2 पाई बाई टी। अगर आप एक साइकिल लेते हैं ना तो आप याद रखिएगा कि डेल थीटा का वैल्यू 2 पाई होगा एक साइकिल में, एक साइकिल 2 पाई। अच्छा अगर मान लो कोई बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल जो रोटेट करता है सेंटर पे वो 5 पाई बाई 2 है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? पाई, 5 पाई बाई 2। एक्चुअली 2 साइकिल कंप्लीट करके हाफ साइकिल और है, 2.5 साइकिल, 2.5 पाई ना, 2.5 पाई का मतलब हो गया कितना हम लोग का? 5 पाई बाई 2। हम बोल रहे हैं 5 पाई बाई 2, कैन वी से दैट कि 2 पाई प्लस पाई बाई 2, सही। तो 2 पाई जब हुआ तो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो एक साइकिल जब कंप्लीट हो गया तो फर्दर डिस्प्लेसमेंट तो केवल पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2। समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? तो देखो थीटा अगर हम लोगों का 2 पाई है तो इसमें जो समय लगता है उसको आप वन साइकिल का टाइम पीरियड कहते हैं। आप लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। आप बिल्कुल ओमेगा का ये रिलेशन है ना यूज कर सकते हैं, या तो एवरेज मोशन के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपके क्वेश्चन में मेंशन हो कि इट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब आप इसको लगा सकते हैं। अब जरा गौर करना, जब तुम क्लॉक के सेकेंड हैंड टिक 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 या मिनट हैंड या आवर हैंड को लेते हो, उसका मोशन सोचते हो, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है। वो कभी एक्सेलरेट नहीं होता, कभी डी एक्सेलरेट नहीं होता, वो जब भी चलता कांस्टेंट स्पीड से चलता है। तो अगर हम तुमसे ओमेगा पूछें सेकेंड हैंड का, मतलब हमारे क्लॉक के सेकेंड हैंड का ओमेगा, उसका बताओ तो टाइम पीरियड कितना होता है? 60 सेकेंड्स। यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड, 2 पाई बाई 60। अच्छा अगर हम उसी क्लॉक के मिनट हैंड का ओमेगा पूछे, अब क्या करोगे? 2 पाई बाई 3600 सेकेंड्स, रेडियन पर सेकेंड। मतलब सर वहां 1 घंटे में पूरा एक साइकिल रोटेट कर जाता है, कौन? मिनट हैंड। तो 1 घंटे का सेकेंड वाला वैल्यू। अब बताओ आवर हैंड, जनरल वॉच का बात कर रहे हैं, वो रेलवे के प्लेटफॉर्म वाला घड़ी का बात नहीं कर रहे। जनरल वॉच मतलब 12 घंटा। हाँ यहां 2 पाई होगा और नीचे 12 घंटा होगा, 12 घंटा का सेकेंड्स का वैल्यू, समझा? 12 घंटा का सेकेंड वाला वैल्यू। क्लियर है? सब स्पीड आपके सामने, तो ये यूनिफॉर्म। अच्छा अगर मान लो हम तुमसे पूछें कि अर्थ रोटेशन, अर्थ का जो अपना एक्सिस पे रोटेशन है, अबाउट ओन एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट में, इसका ओमेगा कितना है? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 24 इंटू 3600 सेकेंड्स, 24 घंटा में एक रोटेशन करना है। अच्छा इसी में अगर हम पूछें कि ओमेगा ऑफ अर्थ अबाउट सन, सन के अबाउट में ये कितना है? तो भाई 2 पाई वही 365 दिन, 365 डेज इंटू 24 इंटू 3600। तो इस कारण से देखो ये सब नोन चीज है, इसलिए जब सर्कुलर मोशन लेना ना तो कोई ऐसा न्यूमेरिकल जहां इन सब का जरूरत है क्वेश्चन नहीं देगा, आपको खुद से लिखना है। ठीक है? अभी बताओ कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ कितने दिन में घूमता है? लगभग 27 डेज, लगभग 27 डेज।
तो भी आप समझ जाइए कि मून का भी जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर स्पीड है अर्थ के चारों तरफ वो भी आपको मिल गया। 27 डेज वाला लेकिन कंसेप्ट क्लियर है। इसलिए देखना बहुत सारे न्यूमेरिकल में जहां ओमेगा का जरूरत होता है, आप बस इसलिए बैठे रहते क्योंकि यहां ओमेगा नहीं दिया है। पता कोई ना कोई सेंस होगा जिससे वो ओमेगा निकल जाएगा, तो आपको उस सेंस पहचानना पड़ेगा और तब फिर ना डाटा लेके चलना होगा। सही है, ठीक है। चलो यहां तक नोट करो। उसके बाद फिर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में थोड़ा देखेंगे। देखिए अगला कंसेप्ट जो इसमें ऐड करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वैसे तो अगर तुम इसका बेसिक पकड़ोगे ना तो ये बहुत बड़ा सेक्शन है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? कोई भी सर्कुलर मोशन अगर कहीं हो रहा है ना तो एकदम तय मानना कि एक नेट फोर्स होगा जो बॉडी को हमेशा सेंटर की तरफ खींच के रखेगा। कोई ना कोई नेट फोर्स होगा जो उस बॉडी को सेंटर की तरफ खींच के रखेगा। आप खुद ही सोचिए ना, अगर कोई फोर्स नहीं होता तो वहां पे जो रेडियल एक्सेलरेशन आप इतना देर से लिखते आ रहे हैं वो, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको आप बोल रहे हो, वो कहां से आएगा? तो देयर इज सम नेट एक्चुअल फोर्स which is always directed towards center of the circle during any kind of circular motion। कोई भी सर्कुलर मोशन इमेजिन करो जो तुम सोच सकते हो। जैसे मान लो छोटा छोटा बात करते हैं तो स्ट्रिंग से बांध के आप ब्लॉक को घुमा रहे हैं तो वहां स्ट्रिंग का टेंशन है जो उसको सेंटर की तरफ खींच के रखता है। तो सर सन के चारों तरफ अगर प्लैनेट घूमता है तो कौन है? तो ग्रेविटेशन है। सर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो सर रोड पे जो मेरा गाड़ी है सर्कुलर टर्न पे घूमता है वहां फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी आपका सर्कुलर टर्न पे सेफली नहीं घूमेगा। सही है, वो फ्रिक्शन ही है जो उसको खींच के अंदर की तरफ रखता है। तो बिना किसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी सर्कुलर मोशन नहीं होता, इसको दिमाग में बैठा लो। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है कोई एक्चुअल फोर्स या एक्चुअल फोर्सेस का रिजल्टेंट जो सेंटर की तरफ बॉडी को हमेशा खींच के रखता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं बेसिक। जैसे मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और उसी अट्रैक्टिव फोर्स की बदौलत ये सर्कुलर पाथ को घूम पाता है। सही है। अब मान लो जैसे हमारे पास ये सन है, इसके चारों तरफ कोई एक प्लैनेट है जो घूम रहा है। अगर ये प्लैनेट किसी स्पीड से सन के चारों तरफ घूम रहा है तो ये ग्रेविटेशन है जो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह सर्व करता है। आप मान लीजिए एक स्ट्रिंग से बांध के एक ब्लॉक को ऐसे सर्कुलर पाथ पे घुमा रहे हैं तो यहां पे स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो हमेशा इसको सेंटर की तरफ खींच के रखता है, एंड सो ऑन। कितना एग्जांपल दोगे? बहुत सारा। जहां भी सर्कुलर मोशन है कोई ना कोई फोर्स है, बिना उसके तो वो हो ही नहीं सकता। ऐसा दिमाग बना लीजिए, ठीक है। अब होता क्या है ना कि सर अगर ये फोर्स है तो फिर ये बॉडी अंदर क्यों नहीं चला जाता? तो इसको बैलेंस करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम के जगह पर आता है, इनर्शियल फ्रेम में बदलने के लिए आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग तरह का होगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमेशा आता है mv²r। आप लोग कभी ध्यान दिए mv²r का दो हिस्सा है। एक्चुअली ये एक स्यूडो फोर्स है, नाम सुने हो? ये एक स्यूडो फोर्स है। तो स्यूडो फोर्स की तरह इसमें दो चीज है, एक है मास और एक है एक्सेलरेशन। देख रहे हो, मास बॉडी का और एक्सेलरेशन फ्रेम का। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसका एक्सेलरेशन, वो डायरेक्शन सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन कौन है? v²r। उसी को मैनेज करने के लिए स्यूडो फोर्स बाहर लग रहा है, एंड दैट इज अगेन ma। वो स्यूडो फोर्स जो बाहर लग रहा है वो है ma, लेकिन a का वैल्यू है v²r। तो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करके बैठे mv²r। ठीक है, हर जगह अलग अलग सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स अलग अलग होगा, लेकिन हर जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक ही होगा, दैट इज mv²r। mv²r mv²r।
आप अगर चाहें तो इसी एम बी स्क्वायर बाई आर को दूसरे फॉर्म में एम ओमेगा स्क्वायर आर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसी को लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर, बस वही है, भी के जगह पे ओमेगा आर पुट कर दिया गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ड्यूरिंग एनी सर्कुलर मोशन, बॉडी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है तो भी वो एक्सेलरेटेड है, सही है, और उसका एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। उस एक्सेलरेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन बॉडी सेंटर की तरफ क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको बैलेंस करने वाला एक फोर्स है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ पा रहे हो? नेट फोर्स बॉडी पे किधर लगता है? लगता है नेट फोर्स हमेशा बॉडी पे, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात करें तो सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बदलने के लिए हम लोग ये सीडो फोर्स लगा देते हैं एम बी स्क्वायर बाई आर। अब मानते हैं कि जब एम बी स्क्वायर बाई आर और नेट फोर्स अंदर ले लोगे तब दोनों बैलेंस कर लेंगे। अगर आप एम बी स्क्वायर बाई आर नहीं लोगे, सीडो फोर्स नहीं लोगे, तो नेट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ पाए? थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन भी रहता है, ध्यान रखना कि रियल एग्जिस्टेंस सेंट्रीपिटल फोर्स का है, रियल एग्जिस्टेंस सेंट्रीपिटल फोर्स का है। सेंट्रीफ्यूगल तो बस उसको बैलेंस करने के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में बदलने के लिए आ गया। जैसे आप बस में बैठे या बस में खड़े हैं, बस आगे चल रहा है, जब बस आगे चल रहा है तो वो तुमको आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, पीछे की तरफ ब्रेक्स लगाया तो तुम आगे चला गया, एक्सेलरेट किया तो तुम पीछे चला गया। एक्चुअली तुम्हारे आगे और पीछे होने के पीछे एक शूडो फोर्स है, लेकिन नेट फोर्स अगर तुमसे पूछेंगे तो वही है जो बस का पैर और बस और तुम्हारे बीच पैर के बीच का फ्रिक्शन है, वही तुमको आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द नेट रिजल्टेंट फोर्स, बट अगर आप नॉन इनर्शियल सर्कुलर फ्रेम को इनर्शियल मान लोगे तो सेंट्रीफ्यूगल भी उस पर लगने लगता है, सही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब इतना चीज हम आपको बोल दिए, आपको अगर न्यूमेरिकल में जाना है तो इतना कंफ्यूज होकर मत चलिए, सीधा समझिए सेंटर की तरफ जो हमारा नेट फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल, और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल। बस इतना ही समझिए, बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा डेप्थ में जाइएगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आइए, मान लो जैसे हमारे पास कोई बॉडी है जो सर्कुलर पाथ पे चलता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन ऑफ एनी व्हीकल ऑन रफ हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक। कोई हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है और उस पर हमारा कोई व्हीकल जो है वो एक टर्न ले रहा है, जैसे योर हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक, इस पे कोई बॉडी घूम रहा है, कैसे चल रहा है देखो। मान लो किसी क्षण यहां है और उसके पास ये स्पीड है। अब देखो, जैसा कि अभी डिस्कशन हुआ, कैन बी से दैट कि उसके चक्के और रोड के बीच एक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा जो उसके सेंटर की तरफ खींच के रखेगा, दिस इज फ्रिक्शन। और इसी को कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, सही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये व्हीकल सेफली टर्न कर जाए, फॉर सेफ टर्न, बताओ तो क्या कंडीशन होना चाहिए? थोड़ा लॉज ऑफ मोशन भी आ रहा है, बोलो। इक्वल्स टू तुम बोल रहे हो ना, हम बोल रहे हैं सेफ टर्न के लिए फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसको आप म्यू1 कहते हैं, वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा या एटलीस्ट बराबर हो। क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर, इससे बड़ा या कम से कम बराबर हो। जब तक फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बड़ा या एटलीस्ट बराबर होगा तब तक याद रखना तुम्हारा गाड़ी सेफली टर्न कर जाएगा। गाड़ी उसी केस में स्कीड करता है जब बाहर वाला एम बी स्क्वायर बाई आर फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हो जाए। फ्रिक्शन तो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है,
वो 0 पे 0 होता है। अगर खींचने वाला फोर्स 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन होगा, अगर खींचने वाला फोर्स 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन होगा। लेकिन फ्रिक्शन में एडजस्ट होने का एक एबिलिटी एक सर्टेन लिमिट तक है ना, जिसको आप मैक्सिमम फ्रिक्शन कहते हैं। मान लीजिए मैक्सिमम फ्रिक्शन है 16 न्यूटन सपोज, तो आपका जब तक बाहर वाला फोर्स 16 या 16 से कम है तब तक फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर देगा और आपका गाड़ी सेफली टर्न कर जाएगा। प्रॉब्लम उसी समय होगा जब ये बाहर वाला फोर्स तुम्हारे 16 न्यूटन से एक्सीड कर जाए। तो सेफ टर्न के लिए फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो mv²/r से बड़ा या एटलीस्ट बराबर तो हो। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू μn which is greater than or equals to mv²/r। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, यहां mg लिख दें, should be greater than or equals to mv²/r। ये mm कटा, तो आप यहां से एक रिलेशन रखते हैं, म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू v²/rg। या तो ये रिलेशन देखिए कि जो हमारा व्हीकल है उसके टायर्स और रोड के बीच का जो म्यू है उसका फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट v²/rg से बड़ा हो, या फिर अगर आपको मालूम है कि आपका टायर खराब है, आपके गाड़ी का टायर खराब है, तो आप अपना स्पीड थोड़ा लिमिट करके रखिए। आपका स्पीड होना चाहिए लेस देन और इक्वल्स टू √μrg। दोनों में से जो कंडीशन जब जैसा जरूरत होगा लगाना। कोई बोलेगा कि देखो तुम्हारे गाड़ी के टायर्स और रोड के बीच का फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट 0.4 है और आप एक सर्कुलर टर्न घूम रहे हैं जिसका रेडियस है 20 मीटर, तो बताइए किस स्पीड तक आप सेफ हैं। तो वहां स्पीड निकाली। फिर बोल दिया कि आप एक सर्कुलर टर्न घूम रहे हैं 20 मीटर का और आपके गाड़ी का रफ्तार 15 मीटर पर सेकेंड है, तो कम से कम रोड और टायर्स के बीच म्यू कितना हो कि आप सेफली घूम जाइए, तो ऊपर निकाल लीजिए। बात समझ गए, दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग फ्रिक्शन का सहारा लिए बगैर गाड़ी को घुमाते हैं, जिसको आप बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक कहते हैं। बैंकिंग ऑफ सर्कुलर ट्रैक याद आ रहा? बैंकिंग ऑफ ट्रैक, कोई एक सर्कुलर ट्रैक को आप बैंक कर दिए और उसको आप है ना सेफली टर्न करा रहे हैं। देखो ये सर्कुलर टर्न है, बोर्ड के अंदर गया है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर टर्न है, ऐसे अंदर जा रहा है, और ये उसको आप बाहर से ऐसे थोड़ा उठा दिए, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल उठा दिए। जब आप इस तरह से बैंक करते हैं तो जो मेरा व्हीकल है उसका नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में आता है, और अगर आप इसी समय उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, mg सेंटर तो कहीं इधर है, तो सेंटर से बाहर की तरफ इस पे लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। नाउ सी दैट अगर ये एंगल थीटा है तो आपको भी पता है कि ये एंगल थीटा आता है, इसका ऊपर वाला एंगल थीटा, तो क्या नॉर्मल का ऊपर वाला कंपोनेंट n cos थीटा और सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह n sin थीटा काम करेगा? थोड़ा समझिएगा। इस केस में फ्रिक्शन था जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा था, वहां पे कौन काम कर रहा है? n sin थीटा। n sin थीटा जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो आपका ये जो n sin थीटा है वो mv²/r को बैलेंस करेगा, और जो n cos थीटा है वो mg को बैलेंस करेगा। दोनों को डिवाइड कीजिए, आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg, मतलब वही जो आप अभी पीछे पढ़े, v²/rg। देखिए वहां पे बैंकिंग का tan थीटा वैल्यू v²/rg को मैनेज कर रहा है, और यहां पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट v²/rg को मैनेज कर रहा है। बात वही है, आप फ्रिक्शन का सहारा नहीं लेंगे तो बैंकिंग कीजिए, ठीक है। कंडीशन इस तरीके से चलता है। अब इस केस में भी तुम देखो तो दो कंडीशन हम बना रहे हैं, समझना थोड़ा ध्यान से। तुम्हारे पास आया tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg, बैंकिंग पूछेगा, इससे निकालो, और अगर बोलेगा स्पीड कितना रखें तो √rg tan थीटा। अच्छा, अगर कोई व्हीकल, सुनना थोड़ा ध्यान से, अगर कोई व्हीकल एक बैंक्ड सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, घूम रहा है, और उसका स्पीड एग्जैक्टली इतना है, तो क्या फ्रिक्शन का कोई कंट्रीब्यूशन है सर्कुलर टर्न में? हम बोले उसका स्पीड एग्जैक्टली इतना है √rg tan थीटा, तो क्या फ्रिक्शन का कोई
यूज है सर्कुलर टर्न में, हम गाड़ी चलने में बात नहीं कर रहे, गाड़ी तो तभी चलेगा जब रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन होगा, सही है, तब तक चक्का घूमेगा, तो ऐसा नहीं। लेकिन क्या सर्कुलर टर्न में उसका कोई कंट्रीब्यूशन है? नहीं है, नहीं है, ठीक है। इस समय केवल और केवल बैंकिंग का नॉर्मल साइन थीटा सेंट्रीपिटल की तरह काम करके सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस कर देता है। जब आपका स्पीड इससे ज्यादा हो या इससे कम हो, उस समय एक रोल प्ले होने लगता है फ्रिक्शन का सर्कुलर टर्न में, अभी नहीं है, ठीक है। तो दो चीज को अभी तक आप समझिए कि अगर हमारा गाड़ी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो जो वहां का फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो गाड़ी सेफली टर्न कर जाता है। और अगर मेरा गाड़ी किसी बैंकिंग समझते हो ना, यहां फिगर में मिसकॉन्सेप्ट मत देखना कि गाड़ी ऊपर जा रहा है, गाड़ी ऊपर नहीं जा रहा है, गाड़ी ऊपर नहीं जा रहा, गाड़ी बोर्ड के अंदर जा रहा है, और तब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा बाहर का, ठीक है, नोट करो यहां तक।